हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाउ वन मोर अनाउंसमेंट फॉर यू। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो है वो 23rd एंड 24th ऑफ दिस मंथ कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि 60 मिनट्स के अंदर आप 56 क्वेश्चंस को फेस करेंगे, और यहां पर अटेम्प्ट करने के बाद देर बी रैंकर्स ऑल्सो। तो जो यहां पर टॉप रैंकर्स होने वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स हैं वो रखे गए हैं। देखिए, फोकस जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए टॉप 500 के अंदर आने का, नॉट बिकॉज कि आपको कोई अवार्ड मिलेगा, वो तो बेनिफिट्स रहेंगे ही रहेंगे, बट ये चीज ध्यान रखिए, जब आप ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कॉम्पीट करते हैं और वहां पर टॉप 3 रैंकर्स के अंदर आते हैं, टॉप 10 के अंदर आते हैं, टॉप 50 या 100 के अंदर आते हैं, तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका बढ़ जाता है, और उसी चीज को ही यहाँ पर आपको गेन करना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप नेटमो कूपन कोड को यूज करके जो अपना पार्टिसिपेशन है वो कर लीजिएगा। ठीक है। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो भी आपको मई 22 को, मतलब संडे को मिल जाएगा। जैसे यूपीएससी का एग्जाम संडे को होता है, तो यहां पर 9:30 से 11:30 के बीच में और 12:30 से 2:30 के बीच में 2-2 घंटे के आपके ये ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाले हैं। एंड द गुड थिंग इज कि चाहे आप ऑफलाइन करना चाहें या ऑनलाइन करना चाहें, दोनों ही माध्यम से आप इसको अटेंड कर सकते हैं। वहां पर भी जो डिस्क्रिप्शन है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वहां पर भी नेटमो कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप टेस्ट करते हैं उसके आगे भी आपके पास स्कॉलरशिप लेने का भी एक मौका रहता है, जिसमें 50% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। आप टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, और उसके हिसाब से जो भी आपके मार्क्स आते हैं, टॉप 5 के अंदर है, टॉप 3 के अंदर है, टॉप 10 के अंदर है, एंड देन यू क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। इसका पूरा का पूरा जो तरीका है, किस तरीके से स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, वो यहां पर आपको दिया गया है। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा। जो अनअकैडमी की वेबसाइट है वहां पर पहुंचेंगे, नेटमो कूपन कोड को यूज करिएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अटेंड दीज कॉम्बैट सेशंस। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फिशिंग कैट। पूछ रहा है कि फिशिंग कैट किस राज्य का स्टेट एनिमल है। ठीक है, यहां पर किसका ये स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर मध्य प्रदेश। मैं 10 सेकेंड्स का जो टाइमर है ये आपका शुरू कर देता हूं। आप जल्दी से मुझे बताएं क्या इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। बताइए बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। यहां पे निहारिका राजपूत ने ए आंसर किया है, देन नेक्स्ट हमारा लवली मंडल ने ए आंसर किया है, तन्मय ने ए आंसर किया है, भरत गुप्ता ए आंसर है। चलिए गुड। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम फिशिंग कैट की बात करें, इसका मतलब है हम एक ऐसी कैट की बात कर रहे हैं जिसको स्विम करना आता है, और स्विम करने के लिए आसपास ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए। तो यूपी, गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश, यहां पर आपको ये फिशिंग कैट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपकी कैट है वो यूजुअली आपको मैनग्रोव्स वाले एरियाज में दिखाई देगी, या फिर सी के पास वाले एरियाज में दिखाई देगी। तो वेस्ट बंगाल, गुजरात थोड़ा सा सोचा जा सकता था कि इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। आंसर वैसे क्या है? वेस्ट बंगाल, जो आप लोगों ने दी है। तो अभी फिशिंग कैट दोबारा से न्यूज में थी, ये जानी किस लिए जाती है? देखिए, इट्स एन अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज वो होती हैं जो काफी, जिसको कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं, जिसके ऊपर आसपास का इकोसिस्टम
डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेटलैंड के अंदर इसे अम्ब्रेला स्पीसीज माना जाता है, बट कंजर्वेशनिस्ट आर नाउ ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इसका नंबर कम हो रहा है, ठीक है। जो फिशिंग कैट है इसका नंबर कम हो रहा है, दैट्स वाई यहां पर अवेयरनेस रेज करने की बात करी जा रही है, दैट्स वाई यहां पर ये न्यूज में थी। नाउ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराग ने भी ज्वाइन कर लिया है, लवली इज ऑल्सो हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मंकी पॉक्स वायरस को लेकर, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर कौन सा कथन सही है? सिम्टम्स जो होते हैं मंकी पॉक्स वायरस के वो बिल्कुल स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, मे बी द सिम्टम्स आर लेस सिवियर देन स्मॉल पॉक्स। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में कम डेंजरस कह सकते हैं, लेस सीवियर होते हैं, ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं, मे बी। मंकी पॉक्स केसेस आर यूजुअली फाउंड इन सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। इसके जो केसेस आपको ज्यादातर मिलेंगे वो वेस्ट अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में दिखाई देंगे। 10 सेकेंड्स सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर डी आंसर आ रहा है, राहुल गौड़ा ने डी आंसर दिया है, और अनुराग भरत, लवली भी डी आंसर कर रहे हैं, निहारिका इज ऑल्सो सेइंग डी, तन्मय भी डी कह रहे हैं। ओके चलिए, तो यहां पर सिम्टम्स जो है स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए मंकी पॉक्स जो है ये भी जूनोसिस है, डिसीज जो कि कहां से, एनिमल से ह्यूमंस में, जिसको हम जूनोटिक डिसीज कहते हैं, जूनोसिस कह सकते हैं। ये आपकी जूनोटिक डिसीज है, मतलब जो आपके एनिमल्स होते हैं वहीं से ट्रांसमिशन होता है, कहां पर, ह्यूमंस के अंदर, और ऐसी डिसीजेस को आप जूनोटिक डिसीजेस कहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मानेंगे तो जो केसेस हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके के संक्रमित जानवर के कांटेक्ट में आता है, और पर्टिकुलरली अगर वो जानवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, तो वहां पर इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दे आर लेस सिवियर, ये भी करेक्ट है, और ये सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में इसके केसेस पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। ये कहां पर लोकेट करता है? इज इट इन जम्मू कश्मीर, इज इट इन तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान? बताएं ये जो आपका सन टेम्पल है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, बताइए। वेयर विल यू सी इट? देखिए 100 से ज्यादा पिलग्रिम्स जो थे उन्होंने अभी यहां पर प्रेयर्स अपनी करी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट किया हुआ मार्तंड सन टेम्पल जो है ये आपको मिलेगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अभी न्यूज में था, दैट्स वाई इसके बारे में डिस्कशन किया, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जेएनके के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने भी अनंतनाग को विजिट किया, और यहां पर जो नवगढ़ अष्टमंगलम पूजा यहां पर करी जाती है उसके अंदर पार्टिसिपेशन भी अपना दिया, जो कि इसी मार्तंड सन टेम्पल जो मटान के अंदर है अनंतनाग, वहां पर करी जाती है, ठीक है। सो द टेम्पल वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई क्वेश्चन वाज देयर। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इसी के ऊपर है, मार्तंड सन टेम्पल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। किंग ललितादित्य मुक्तापिड़ा एक ब्राह्मण थे, सूर्य डायनेस्टी से आते थे, उन्होंने इस सन टेम्पल को बनवाया था। मे बी इसे 8वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, और इसके अंदर आपको गांधार, गुप्ता और चाइनीज तीनों का एक ब्लेंड दिखाई देगा इस टेम्पल के अंदर। देखिए टेम्पल तो पीछे हमने देख लिया, अब सोचिए इसके अंदर किस किस का मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, और फिर देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 राजेंद्र कह रहे हैं डी आंसर होगा, तन्मय डी कह रहे हैं, अनुराग ने सी लिखा है, भरत गुप्ता डी कह रहे हैं, यहां पे बुशरा फातिमा डी कह रहे हैं। ओके देखिए यहां पर अनुराग का आंसर करेक्ट है। जो किंग ललितादित्य हैं मुक्तपीड़ा, उनके द्वारा ये बनवाया गया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, सूर्य डायनेस्टी से आते थे, उनके द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया था। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, इस एक वर्ड की वजह से पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन 8वीं सेंचुरी में बना था, गुप्ता, गांधार, चाइनीज, ये तीनों जो अमेलगमेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। 8th सेंचुरी टेम्पल जो है उसे माना जाता है कि आगे जाकर जो 14th-15th सेंचुरी थी उस दौरान सिकंदर शाह मीरी, सिकंदर शाह मीरी ये हुआ करते थे, इनके द्वारा डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था, जो टेम्पल था उसे डिस्ट्रॉय करा दिया गया था। प्रोबेबली तभी
रिकंस्ट्रक्शन के बाद पूजा यहां पर शुरू कराई जा रही है। करेक्ट आंसर सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करकोटा डायनेस्टी को लेकर है। करकोटा डायनेस्टी को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। इसे अपनी पावर कश्मीर में एस्टैब्लिश करी, ये जो करकोटा डायनेस्टी थी। दुर्लभ वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, तो फाउंडर का नाम भी दिया, दुर्लभ वर्धन इसके फाउंडर थे। करकोटा रूलर्स ये हिंदूज थे एंड उन्होंने काफी सारे हिंदू टेम्पल्स बनवाए और साथ ही साथ जो बुद्धिज्म है उनको भी पैटर्नाइज किया, मतलब जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करना, उनको पैसा देना, वो काम भी इनके द्वारा किया गया था। सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। निहारिका ने और तन्मय ने डी लिखा है। अनुराग कह रहे हैं टॉलरेंट रूलर्स थे, ओके। निष्काम इज सेइंग डी। चलिए निष्काम भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, गुड। सो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर टॉलरेंट रूलर हुआ करते थे। कारकोता डायनेस्टी जो है इन्होंने अपनी पावर कश्मीर में ही बनाई और हिंदू टेम्पल्स तो बनवाए, बुद्धिज्म को भी इनके द्वारा सपोर्ट किया गया। तो बुद्धिस्ट के जो स्तूपास बनवाने थे उनका काम भी इनके द्वारा किया गया। तो बुद्धिस्ट स्तूपास हो गए, बुद्धिज्म में और क्या होता था बताइए, चैत्याज हो गए, विहाराज हो गए, ये सब पढ़ाए हो मैंने, चैत्यस क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, ये भी इनके द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, ललितादित्य एक पावरफुल रूलर माने जाते हैं करकोता डायनेस्टी के, कश्मीर रीजन के, उन्होंने अपनी पावर एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये उनकी डायनेस्टी। नेट 50 कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं अगर आप 2023 के लिए एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, 2023 की जो सीरीज है दैट इज अवेलेबल और वहां पे नेट 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई भी सीरीज सब्सक्राइब नहीं करनी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो टेस्ट सीरीज है वो यहां पर कर सकते हैं। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हैं आप 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, जो कि आपका डे वाइज आपको तैयारी कराता है 200 डेज के अंदर, या फिर आप फुल फ्लेजेड कोर्स के लिए जा सकते हैं जिसमें 365 डेज में आपकी, रादर 500 डेज में आपकी तैयारी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जो कि बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेबिनार चैलेंज इन थैलेसीमिया 2022। अभी एक वेबिनार किया गया, नाम क्या है, चैलेंजेस इन थैलेसीमिया 2022। इसके बारे में पूछा, बताइए करेक्ट क्या है, कौन सा कथन सही है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मे बी। इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर दैट क्रिएट्स लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल बॉडी। तो थैलेसीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो आपका डिसीज है उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है, लेस हीमोग्लोबिन रहता है नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में। इट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी 2021। तो इसे नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी में भी ऐड किया हुआ है। 10 सेकेंड्स बताइए। अच्छा भरत वेरी गुड। चैत्यास प्रेयर हॉल्स लिखा है, विहार रेजिडेंस प्लेस, बिल्कुल ठीक है। बुद्धिज्म के अंदर जो चैत्यास हुआ करते थे वो प्रेयर हॉल्स थे और विहार रेजिडेंस प्लेस थे। अनुराग आपका भी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे लवली मंडल डी कह रहे हैं, निष्काम, अनुराग, तन्मय, फातिमा डी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो पूरा चैलेंजेस इन थैलेसीमिया 2022 वेबिनार कराया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और इनके साथ दूसरी काफी सारी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई थी उनके द्वारा कराया गया। इसके साथ साथ थैलेसीमिया एसोसिएशन जो थी उन्होंने भी इसमें अपना सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट क्या ब्लड डिसऑर्डर है जिससे हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो भी सही है यहाँ पर, और कई बार इसकी वजह से एनीमिया के इश्यूज भी हो जाते हैं और इसे नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी 2021 के अंदर भी शामिल किया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका है। नामधापा नेशनल पार्क हम सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में किस लोकेशन पे है। देखिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, बताएं। 10 सेकेंड्स सोचिए, विजुअलाइज करने की कोशिश करें। नामधापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, कहां पर होगा ये, ईस्ट अरुणाचल, वेस्ट अरुणाचल, नॉर्थ अरुणाचल, साउथ अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट जो थे उन्होंने यहां पर नामधापा के अंदर जो एनक्रोचमेंट हो रहा था उनको खाली कराने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो आपका नेशनल पार्क है इस पे काफी सारे विलेजेस, काफी सारे लोगों ने जो जगह है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर लिया है। अब एनक्रोचमेंट करोगे तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, स्पीसीज को नुकसान होगा, तभी यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाता है ईस्ट अरुणाचल। ठीक है, तो यहां पर ईस्ट अरुणाचल इज द करेक्ट आंसर आई कैन सी। ज्योति ने यहां पे करेक्ट आंसर किया है, भरत इज करेक्ट, विजय भी करेक्ट, अच्छा विजय ने इनकरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, फातिमा करेक्ट हो जाते हैं यहां पर, गुड। यहां पे देखिएगा एक बार मैप के ऊपर आपको दिखाऊंगा, यहां पर देखिएगा, बिल्कुल अगर हम इस तरीके से देखें ये आपका ईस्ट में है, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
आपको इन तीन नामों को, इन तीन नेशनल पार्क को ईस्ट से वेस्ट लगाना है। अब मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं, लेकिन हाँ एग्जाम में ये डायरेक्शंस आपको अपने आप बनानी है। नहीं पता तो प्लीज इसको सीख लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमें ईस्ट टू वेस्ट लगानी है। तो बताइए जल्दी से, 10 सेकंड से ज्यादा भी टाइम कहेंगे तो मैं दे दूंगा, डोंट वरी अनुराग। सोचिए क्या हो सकता है। सबसे पहले सबसे ईस्ट में कौन सा होगा? कंचनजंगा है, गंगोत्री है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का एक ऑल्टरनेटिव नाम भी है, अगर वो भी आप बता पाए तो 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी इसका करेक्ट आंसर करेगा उसको फाइनल टोटल में ऐड कर लीजिएगा आपने, सिर्फ पहले व्यक्ति को जो इसका करेक्ट आंसर करता है, सभी नहीं। ए आंसर आ रहा है मेरे पास, बी भी आंसर आ रहा है मेरे पास, ओके, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे के सारे ऑप्शंस आपने कंज्यूम कर लिए। देखिए मैं एक बार मैप के ऊपर लेकर चलता हूं, वैसे करेक्ट आंसर इसका बी है। मैप के ऊपर देखते हैं तो शुरुआत कहां से करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा मैप बड़ा कर देता हूं, काफी सारे लोग मोबाइल में देख रहे होंगे। देखिए दिस इज नामदापा नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे ईस्ट में है। नेक्स्ट बताइए, नामदापा के बाद नेक्स्ट कौन सा है? कंचनजंगा। गुरु घासीदास आपका यहां पर आता है, तो इसमें कंचनजंगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुरु घासीदास, तीसरे नंबर पे गंगोत्री, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कंचनजंगा पहले नंबर पे, गुरु घासीदास दूसरे नंबर पे, गंगोत्री तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो अभी यहां पर आपको बनाना होगा, तो 132 बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क लिखा है, किसने लिखा है? भरत ने। चलिए भरत, सबसे पहले आपका आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, इवन दो अनुराग ने और तन्मय ने भी करेक्ट आंसर किया है। तो भरत, क्योंकि एक ही स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, तो प्लीज आप जो अपने मार्क्स है 1 मार्क एक्स्ट्रा यहां पर जोड़ लीजिएगा, और ये नोट्स में भी अपने सेव कर लीजिएगा, आसपास की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। नामदापा नेशनल पार्क को लेकर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि नामदापा अभी न्यूज में है, तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या? हो सकता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन साइज आफ्टर हेमिस, हेमिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका नेशनल पार्क है, और इसे टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1983 के अंदर। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा। क्या ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या? मे बी, बताइए। सो इज इट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? आंसर इज यस। क्या ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा चुका है 1983 में? दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। किसके बाद? सबसे पहले आपका आता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कहां पर है? जो जेएनके के अंदर है, और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान का दूसरे नंबर पे है, एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है नामदापा, जो कि अरुणाचल का है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपकी नामदापा की जो बनावट है वो भी दे रखी है। नेक्स्ट, इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, अभी पीछे मैप मैंने आपको दिखाया था, आई होप आपने उसको ध्यान से देखा होगा, वहां पर इंद्रावती नेशनल पार्क भी दिया था। तो अगर आपको नहीं पता और अगर आपने उसमें अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखाया अपना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो इंद्रावती इज इन छत्तीसगढ़, इज इट इन झारखंड, आसाम और एमपी? बताइए। शिवानी ने ए लिखा है, विजय ने ए लिखा है, राजेंद्र, सोनू, अनुराग, फातिमा, निष्काम, वेरी गुड गाइज, सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। चलिए गुड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। यहां पर एक बार मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं, आसपास की चीजें जरूर देखें। मैप आई होप अपने अपने रूम में लगा लिया होगा, अभी भी नहीं लगाया तो प्लीज लगा लीजिएगा। रोज आते जाते, सबसे बेहतर तो होगा आप अपने डोर पे लगा लीजिए, अपने दरवाजे पे लगा लीजिए, बाहर वाली साइड या अंदर वाली साइड। जब भी आना जाना, जब भी आपका अपने रूम से होता है, तो मेक श्योर कि जब भी आप रूम से एग्जिट करेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए कोई ना कोई नई लोकेशन देखेंगे। जब भी आप अपने रूम पे आएंगे 10 से 15 सेकंड के लिए कोई ना कोई नई लोकेशन देखेंगे, तो इससे भी आपका काफी हेल्प आपको मिल जाएगा। चाहे तो अपने वॉशरूम के जो दरवाजा होता है उसके बाहर भी लगा सकते हैं, सो दैट आप आते जाते उसे देख पाए, ठीक है। सो यहां पर जो हमने इंद्रावती नेशनल पार्क पढ़ा है वो आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। चलिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने होंगे, फैक्ट्स बीच में होंगे उसके अंदर, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आपके बने हैं। यूआईडीएआई बायोमेट्रिक्स को लेकर पूछे, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? कौन सा कथन? जो यूआईडीएआई, जब भी आधार हमने बनवाया, जो बायोमेट्रिक्स डेटा हमने दिया, उसको लेकर क्वेश्चन पूछता है। यूआईडीएआई इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ फ्रॉम शेयरिंग एनी कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन विद पुलिस। तो यहां पर यूआईडीएआई को यहां पर प्रोहिबिट किया हुआ है कि वो कोई भी जानकारी जो हम लोगों से उन्होंने कलेक्ट करी है वो यहां पर
किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, बायोमेट्रिक्स को रिलेटेड जानकारी जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। मे बी इट इज नॉट टेक्नोलॉजिकल फिजिबल टू एक्सीड टू रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस। यहां पर टेक्नोलॉजिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि अगर पुलिस किसी भी तरीके का डेटा मांगती है तो वो यूआईडीआई प्रोवाइड कर सके। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड इशू करती है, आधार नंबर इशू करती है, इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ कि वो अपनी कोई भी बायोमेट्रिक डेटा जो हम उनको देते हैं वो पुलिस से शेयर ना कर पाए? क्या लगता है? सी डी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। एंड यहां पर यस, उनको बाय लॉ मना किया हुआ है कि एनी कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करेंगे। इसको लेकर आर्टिकल भी था। हालांकि यूआईडीएआई ने अपने रिप्लाई में ये भी कहा कि हम करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हमारे लिए फिजिबल नहीं होने वाला है। हमारा जो सेटअप है वो यूनाइटेड स्टेट्स के सेटअप जैसा नहीं है कि अगर किसी के फिंगरप्रिंट किसी लोकेशन से मिले, हम उसे अपने सिस्टम में डालें तो उससे पता चल जाए कि इस व्यक्ति का आधार कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे कि हमें, आपने काफी सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, इन्होंने कहा कि हमारे पास तो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, उस नंबर के बेसिस पे हम लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फिंगरप्रिंट का कोई स्कैन हमें दिया, हमने उसे सिस्टम में डाला और उससे उस व्यक्ति की पूरी जानकारी निकल जाए, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर क्या हो जाती हैं? करेक्ट हो जाती हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट रिलीज भी करी गई ताकि जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो यूआईडीएआई और अपने बायोमेट्रिक डेटा को प्रोवाइड करने को लेकर बना रहे। आप जानते हैं बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आधार कार्ड के लिए 10 फिंगरप्रिंट्स आपकी स्कैन करी जाती है। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स डेटा है, ये जो बायोमेट्रिक डेटा होता है, ये दिया जाता है। आपका आइरिस स्कैन, जो आपकी 2 आइरिस है उनका भी स्कैन यहां पे दिया जाता है। रेजिडेंट की फोटोग्राफ भी इसके अंदर ली जाती है और 12 डिजिट का इसके बाद एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और आधार कार्ड नंबर जिसे कहा जाता है वो यहां पर दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मिलता जुलता है। पूछा गया, बताए 2 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? आधार डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन विदाउट एनी एक्सेप्शन। आधार का जो डेटा है वो किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ओनली विद द कंसेंट ऑफ रेजिडेंट डेटा को शेयर किया जा सकता है। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सोचिए। क्या सिर्फ जो रेजिडेंट है जिसका वो डेटा है उससे पूछकर ये डेटा शेयर किया जा सकता है? सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या लगता है यहां पे क्या सही होगा सेकंड क्वेश्चन को लेकर? लवली ने सी लिखा है, ओके। बाकी लोग बताइए। भरत डी कह रहे हैं, सुमित सी कह रहे हैं, अनुराग बी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आधार डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन विदाउट एनी एक्सेप्शन बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, आधार डेटा कैन बी शेयर्ड डिपेंड करता है कि रेजिडेंट उसके लिए अप्रूवल देता है कि नहीं देता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि विदाउट एनी एक्सेप्शन, नहीं, आपसे अगर पूछ लिया जाए, रेजिडेंट से पूछ लिया जाए तो ये डेटा दिया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गई। क्या रेजिडेंट से पूछकर ही ये डेटा शेयर किया जा सकता है और कोई भी तरीका नहीं है इसका? नहीं, ये भी अपने आप में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ डेटा लेना है और कोई व्यक्ति नहीं भी दे रहा है तो वहां पर इसे भी एक्सेप्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, यूआईडीएआई हैज आल्सो सेड कि नो आधार डेटा कैन बी शेयर्ड विद एनीवन। लेकिन अगर रेजिडेंट की कॉन्सेंट है, जिसका आधार कार्ड है उसकी कंसेंट है, वो अगर कहे कि मेरा डेटा शेयर कर दो तो हम शेयर कर देते हैं। याद करिएगा, ओटीपी आता है आपके पास जब भी आप आधार डेटा शेयर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो क्या होता है, आप अपना डेटा साझा करते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस के साथ। फिर आधार की तरफ से, यूआईडीआई की तरफ से आपको ओटीपी आता है कि आपका जो डेटा है वो ये व्यक्ति या ये फर्म या फिर ये कंपनी एक्सेस करना चाह रही है और आप उसमें ओटीपी डालकर अप्रूवल कर देते हैं। तो रेजिडेंट अगर चाहे तो उस डेटा को साझा किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर व्यक्ति नहीं भी चाह रहा तो भी नेशनल सिक्योरिटी का अगर इशू है वहां पर भी ये किया जा सकता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहां पे मुझे वैसे डी काफी कम लोगों ने आंसर किया। वैष्णवी का आंसर मुझे करेक्ट लगा और भरत ने भी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था वैसे ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा मतलब नेस्टेड स्टेटमेंट्स इसमें दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो कि बात कर रहा है वीट को लेकर। ठीक है, वीट को लेकर यहां पर क्वेश्चन पूछे, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। वार्म वेदर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आने वाले टाइम में वीट का आउटपुट है, इसकी एक्सपेक्टेशन उसको रिड्यूस कर दिया कि जितना वीट हम पैदा करते थे उससे कम पैदा करेंगे इस बार। हो सकता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज्यादा वीट को प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया के अंदर। और जो ये ड्रॉप की करने की बात करी गई, ये कहा गया कि बहुत लोकेशन पे तो 80% ऑफ द क्रॉप श्रिंकेज हमें देखने को मिलेगी। वहां पर जो प्रोडक्शन है वो 80% डाउन जा सकता है। नाउ देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में जब आते हैं तो आपको एकदम से पता चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं पहली और तीसरी स्टेटमेंट क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। बहुत बार क्या होगा,
पहली स्टेटमेंट दूसरी को कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी, या पहली तीसरी को कर रही होगी, दूसरी तीसरी को कर रही होगी, या फिर आपस में कॉन्ट्राडिक्शन कर रही होंगी। तो ये चीजें आपको रिकॉग्नाइज करनी है। तो यहां पर पहली और तीसरी स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और वो दोनों सही भी है, क्योंकि इस बार हीट वेव की वजह से भी और वार्म वेदर की वजह से भी इंडियाज प्लान टू बी एशियाज फूड बॉल इज इन जेपडी। तो हम जो एशिया के अंदर एक फूड बाउल माने जाते थे वो इस बार शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस जो है फ्लोर प्राइसेस को लेकर भी और अदरवाइज प्रोडक्शन को लेकर भी देखने को मिल सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नहीं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। किसके बाद आता है हमारा नंबर, क्या कोई बता सकता है? बताइए। यहां पर पूनम का आंसर मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है, पूनम के बाद फातिमा का भी आंसर करेक्ट है। चलिए गुड, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स जो हमें अपने देश के अंदर देखने को मिल रही है, उसकी वजह से वीट का आउटपुट आपका कम हो सकता है आने वाले टाइम में, ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी वीट के ऊपर है, पूछा गया वीट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है। एमएसपी जो होता है, इट इज ऑलवेज ओवर एंड अबव द प्राइस प्रोवाइडेड बाय ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स प्रोवाइड प्राइस को प्रोवाइड करते हैं, जो पैसे को देते हैं, उससे एमएसपी ज्यादा ही होता है। प्रोबेबली दैट्स व्हाई लोग एमएसपी के ऊपर अपनी चीज को बेचते हैं, हो सकता है। वीट प्रोक्योरमेंट इज अंडरटेकन बाय एफसीआई। जो वीट का प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है क्या? मे बी। एफसीआई जो है इट विल फिल द गैप लेफ्ट बाय वीट विद एन इंक्रीज एलोकेशन ऑफ राइस। यहां पर अगर मान लीजिए वीट नहीं बचता है, तो जहां पे वीट नहीं पहुंचाया जा सका वहां पर राइस को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इस तरीके से एफसीआई काम करेगा। मे बी, देखते हैं, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर करिएगा फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। क्या हो सकता है? अनुराग ने अच्छा सी लिखा है, यहां पर फातिमा, वैष्णवी, राजेंद्र सी कह रहे हैं, विजय कुमार ने सी लिखा है, सुमित भी सी कह रहे हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो सी। मतलब आप कह रहे हैं कि एफसीआई टेक ओवर करता है, जो गेहूं खरीदने का काम है वो एफसीआई के द्वारा किया जाता है, और अगर गेहूं कम रहेगा तो वहां पे चावल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात फार्मर्स जो है अपना जो गेहूं है उसको बेच रहे हैं किसको? ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स के साथ साथ एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि फार्मिंग मैंने आपको बताया था फार्मिंग इज ऑल्सो बिजनेस है। अब उनको अगर ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स की तरफ से ज्यादा बेटर प्राइस मिलेगा, और इनको यहां पे 21 से 24 रुपए दाम मिल रहा है पर केजी, जो कि बेटर प्राइस है कंपेयर टू एमएसपी जहां पे 20 रुपए 15 पैसे दिया जाता है पर केजी। तो ये अपना गेहूं जो है ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को यहां पर बेच रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटी फार्मर्स अपने पास भी रख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। अब यहां पर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि डज इट काउंट इन लाइक होल्डिंग या फिर नहीं, वो चीज यहां पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार लोग क्वांटिटी को जानबूझकर अपने पास रखते हैं जिससे आर्टिफिशियल तौर पे प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं। वो चीज बेसिकली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी इस चीज के लिए काफी मना करती है। करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है जो कि बेहाली रिजर्व को लेकर है। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट इज रिसेंटली ग्रांटेड स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी जो ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया था इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया गया है बेहाली को। ये कहां पर लोकेट करता है? इज इट इन अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में, एमपी में, या फिर तमिलनाडु? 10 सेकेंड्स सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, बताइए। यहां पर 5th का आंसर दिया है बी सुमित ने, दिव्या ने भी बी लिखा है, ज्योति ने बी लिखा है, प्रतीक्षा भी बी कह रहे हैं, अंकुशा नेगी ने बी लिखा है। ओके, राइनो स्टेट लिखा है भरत ने, बिल्कुल ठीक है। आसाम काजीरंगा को याद आ गया होगा भरत को, बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी। आसाम गवर्नमेंट ने अभी ग्रांट किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेटस इस बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट को थ्रू अ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन। ये स्टेटस देने का मतलब यह है कि अब यहां पर जो प्रिजर्वेशन है और भी बेटर तरीके से किया जा सकेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां पर बाकी चीजें देखिए, काजीरंगा कहां पर है? साउथ में। नामेरी कहां पर है? वेस्ट में। तो लोकेशन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका समर डिस्काउंट है नेट 50 इट इज अवेलेबल। तो जो लोग 2022 के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो तो टेस्ट सीरीज जो है अपनी करते रहिएगा। नए नोट्स आपको परचेज नहीं करने हैं, नए कोर्सेज अभी आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है उसी को ही रिवाइज करिएगा, बट हाँ टेस्ट सीरीज अपनी करते रहिएगा, वो काफी जरूरी है। जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं आप 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, जहां पर आप डे वाइज तैयारी कर सकते हैं। डे 1, 2, 3 अप टू 200 डेज में आपकी स्टैटिक की और जो आपके करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स जो अभी इस लाइव लेक्चर में भी हैं उन्होंने भी इसमें एनरोल किया है, तो आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर ही पूछा गया। आप बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? द फॉरेस्ट इज पार्ट ऑफ ग्रेटर सोनीपत ईस्ट
एलिफेंट रिजर्व, तो ये जो है पूरा फॉरेस्ट ये किसका पार्ट है, ये एक एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। मे बी नामेरी नेशनल पार्क जो है इसकी वेस्टर्न लोकेशन में है। मे बी काजीरंगा नेशनल पार्क इसकी सदर्न लोकेशन में है। मे बी 10 सेकेंड्स। देखिए अगर पिछला फोटो आपने सही तरीके से देखा, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, जो लोकेशन दिखाई थी, अगर वो आपने सही तरीके से देखा है, देन यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए। अंकुशा ने सी लिखा है, फातिमा ने डी लिखा है, दिव्या ने डी लिखा है, अनुराग डी कह रहे हैं, वैष्णवी डी कह रहे हैं। देखिए एक बार इमेज को दोबारा देखिए, नामेरी कहां पर बताया जा रहा है, वेस्ट में, और काजीरंगा कहां बताया जा रहा है, साउथ में। एक बार मैप के ऊपर देखते हैं और भी बेहतर तरीके से पता चलेगा कौन सी चीज कहां पर लोकेट करती है। नामेरी वेस्ट में है, बिल्कुल नामेरी इसके वेस्ट में है, काजीरंगा साउथ में है, काजीरंगा साउथ में, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो हो जाती हैं आपकी करेक्ट। ठीक है, तो मैप की चिंता अब आपको नहीं करनी है, बट हाँ यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। मई 2022 असम गैजेट के अंदर गवर्नर और असम ने प्रपोज किया कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देना चाहिए। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, इसे 1994 के अंदर ही इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बना दिया गया था और एक की बायोडाइवर्सिटी एरिया 2004 में बना दिया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लोकेशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज न्यू दिल्ली, इसको लेकर बात कर रहा है। आप में से भी काफी सारे लोग जो है एगमोट कार्टर में जो लोग जाया करते थे उनको न्यू दिल्ली के अंदर पोस्टिंग मिलती थी, तो इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दीज सर्विसेज आर करंटली कंट्रोल्ड बाय एलजी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मे बी इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ एनसीटी गवर्नमेंट, एनसीटी गवर्नमेंट जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उनके परव्यू के बाहर ये सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। मे बी आर्टिकल 239AA जो है उसने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया है और ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अवेलेबल है। 10 सेकेंड्स सोचिए और आंसर करिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। एलजी के बीच में, सीएम के बीच में नोकझोंक चलती रहती है और ये पुराना इशू है काफी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लेकर हो, पुलिस किसके अंडर में आएगी इसको लेकर हो, दिल्ली को फुल स्टेटहुड देने की बात करी जाए उसको लेकर हो, यहां पर भी करंट डिस्प्यूट जो है वो कंट्रोल ऑफ सर्विस को लेकर चल रहा है, क्योंकि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे उस हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं वो एलजी के अंतर्गत आती हैं, जो सीएम को चीज पसंद नहीं आ रही है। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था दैट इट इज इलीगल दैट द अपॉइंटमेंट मेड बाय एनसीटी गवर्नमेंट टू सम सर्विसेज पोस्ट, तो बहुत सारी पोस्ट के ऊपर आप जानते हैं सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं और वहां पर वो आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं, तो यहां पर कुछ पोस्टिंग्स ऐसी करी गई थी एनसीटी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसे नहीं कर सकते। इसका जो पूरा का पूरा ये कार्य करने का पावर है वो एलजी के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर एक अपील भी दायर करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाई कोर्ट की जजमेंट से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम उसे चाहते हैं कि आप रिवाइज कर दीजिए। खैर अभी तक तो मामला यही है कि ये पावर एलजी के पास है। दैट्स वाई जो दिल्ली के सीएम है वो यहां पर फील करते हैं कि उनके पास ज्यादा कुछ पावर नहीं है, क्योंकि पुलिस तो वैसे ही उनके पास नहीं है और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है वो भी उनके दायरे में नहीं आती है। इट इज आउटसाइड द एनसीटी गवर्नमेंट। पहली दो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, एलजी के पास आती है मतलब एनसीटी गवर्नमेंट के पास नहीं आती है। और यस, ये क्यों होता है, क्योंकि 239AA के अंदर दिल्ली का स्टेटस जो है वो स्टेटहुड वाला स्टेटस नहीं है, इसका एक स्पेशल स्टेटस है। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 239AA जो है इसे हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी, 69th अमेंडमेंट, 96, 101st, नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताएं कौन से संशोधन के साथ 239AA जो था इसको हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया था। सेक्शन 3 ऑफ द आर्टिकल बहुत सारी चीजें कहता है, वैसे मैं आपको बताऊं 3 चीजें, PPL, पीपल जिसको कहा जाता है, ये 3 चीजें जो है ये दिल्ली के पास नहीं है, जिसमें आता है आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ठीक है, तो यहां पर जो आपके यूटी की जो गवर्नमेंट है उनके पास ये 3 एरिया जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में बहुत सारी चीजें उनके अंडर में आती हैं, लेकिन PPL, पीपल, जिसका मतलब है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये उनके पास नहीं आती। दैट्स वाई दिल्ली के अंदर जो कंट्रोल है पुलिस के ऊपर खास तौर पे वो यूनियन होम मिनिस्ट्री का रहता है, दिल्ली का नहीं रहता है, याद रहेगा। चलिए, और पोस्टिंग्स भी जो यहां पर करी जाती है उसमें जो एलजी है उनका रोल मुख्य रहता है। नाउ 69th अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर, जिसके थ्रू 239AA को ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं आगे, 9 को रादर। यहां पर आपको सामने कुछ पेयर्स दिए, फेसबुक के सामने दिए माइंड्स, रेडिट के आगे दिए एथर, ट्विटर के आगे दिए मैस्टोडॉन। आपको मैच करना है कि कौन किससे रिलेट करता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन हाँ 10 सेकंड्स का टाइम दे देता हूं। ये ऑल्टरनेटिव्स हैं,
बहुत से लोग फेसबुक यूज करना पसंद नहीं करते, वो इसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव को यूज करते हैं, बट क्या वो ऑल्टरनेटिव मैस्टोडोन है, एथर है, माइंस है? कुछ लोग रेडिट को यूज नहीं करते, ट्विटर को यूज नहीं करते, और खास तौर पे जब से मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करे, जो लोग इलॉन मस्क को पसंद नहीं करते, और वो ट्विटर को छोड़कर किसकी तरफ जा रहे हैं? मैस्टोडोन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस तरीके के बहुत सारे आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो आते और जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं उनको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल सा हो गया। ठीक है, तो फेसबुक का ऑल्टरनेटिव माइंड्स है, जो बहुत कम लोग शायद यूज करते होंगे, रेडिट, एथर, ट्विटर, मास्टरडोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। इलॉन मस्क की वजह से ये न्यूज में था, क्योंकि कुछ लोग ट्विटर छोड़ के अब नए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। यहां पर आप 500 वर्ड्स, 500 कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो यहां पर आपको और भी ज्यादा लीवे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे इथेनॉल को लेकर पूछ रहा है इथेनॉल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ये एक प्रिंसिपल बायोफ्यूल है क्या? क्या ये बायोफ्यूल है? हो सकता है। इट इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के फर्मेंटेशन से इसे बनाया जाता है, एंड इसकी मेडिकल एप्लीकेशन और एंटीसेप्टिक एप्लीकेशन भी है। सोचिए 10 सेकेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? रिसेंटली हमने देखा कुछ जगहों पर इंडिया 9.99% ब्लेंडिंग पहुंच चुका है। हमने टारगेट सेट किया कि हम 10% ब्लेंडिंग कब तक अचीव करेंगे, 20% ब्लेंडिंग कब तक अचीव करेंगे, 25% कब तक करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप रिकॉल कर पाए तो बताइएगा कि पर ईयर हमारे टारगेट क्या है। तो 9.99% ब्लेंडिंग हम काफ़ी सारी लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके थे, दैट्स वाई ये चीज़ न्यूज़ में थी। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बात करें जो 2018 में आई थी, उसने प्रोवाइड किया था इंडिकेटिव टारगेट। इंडिकेटिव मतलब जो आपका एक तरीके का रफ टारगेट था। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी थी इसके अंदर, एंड 5% ब्लेंडिंग की बात करी थी बायोडीजल की इन डीजल बाय 2030। ठीक है, तो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल, ये 2030 तक की बात करी थी। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने टारगेट्स जो थे उसे प्रीपोन भी किया है। यहां पर हमारी तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में यहां पर दो क्वेश्चन बैक टू बैक हम देखने वाले हैं। तो जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं, इनमें एक इलेक्टोरल कॉलेज भी होता है जो कि वोट करता है कि किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। उसी के बारे में पूछे कि बताइए इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है, इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? क्या हम लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर शामिल करते हैं? क्या राज्यसभा के जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको शामिल करते हैं? क्या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी स्टेट्स की, उनके इलेक्टेड मेंबर्स को इसमें शामिल करते हैं? सोचिए, देखिए जैसे क्लास में भी होता था, मॉनिटर बनाया जाता था तो पूरी क्लास वोट करती थी। स्पोर्ट्स में भी कैप्टन बनाए जाते थे, या फिर मॉनिटर के अलावा जो प्रीफेक्ट्स होते थे वहां पर भी वोटिंग करी जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, तो कौन कौन वोट करता है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू होती है वोट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये यहां पर कंसीडर करी जाती है अलोंग विद एमएलए। और अभी न्यूज जो थी 2022 के अंदर कहा जा रहा है, जो जुलाई के अंदर प्रेसिडेंशियल पोल होने वाले हैं उसके अंदर जो एमपी के वोट की वैल्यू है वो यहां पर कम होगी। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन यहां पर साइट किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, इलेक्टोरल कॉलेज के पास 543 लोकसभा के एमपीज हैं और 233 राज्यसभा के एमपीज हैं, एंड यहां पर 4120 एमएलए भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 4120 एमएलए जो हैं इनके भी वोट यहां पर कंसीडर किए जाएंगे स्टेट असेंबली से। ठीक है, टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की बात करी जाए, यहां पर हर एमपी के वोट की एक वैल्यू होती है और हर एमएलए के वोट की एक वैल्यू होती है। और जो बताया जा रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज के पास टोटल 10,98,903 विच इज कितना हो जाएगा? 10,98,903 वोट्स यहां पर पड़ने वाले हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच इलेक्टर एमपी एमएलए इज प्री डिटर्मिन, उसे पहले से ही डिटर्मिन कर दिया जाता है। और अगर आप देखिए, मैं एमपीज की बात भी कर रहा हूं और एमएलए की बात भी कर रहा हूं, मतलब यहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स असेंबली के हैं और जो एमपीज है लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के अंदर एमपीज है, और जो आपकी स्टेट असेंबलीज होते हैं वहां पर एमएलए होते हैं, उन दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा रहने वाले हैं, मेंबर स्टेट असेंबली रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो न्यूज आई कि वैल्यू ऑफ द वोट जो यहां पर है वो कम होने वाली, वो क्यों आई? देखिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1952 में हुए थे, वहां पर वैल्यू ऑफ वोट कितनी थी? 494। ये ऊपर नीचे होती रहती है। अगर हम बात करें इसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए 1957 के अंदर, तो वहां पर वैल्यू कितनी थी? 496। नेक्स्ट यहां से हम आगे बढ़े 1962 के अंदर वैल्यू थी 493,
याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ आप एक बार ट्रेंड देखिएगा कि कैसे ये ऊपर नीचे जा रही है। 1967 के अंदर 576। हम थोड़ा सा आगे आते हैं, 1974 के अंदर जो वैल्यू थी 723 थी, और आगे जाकर ये कितनी हो जाती है, 702 रहती है 1977 से 1992 तक। अभी आप जानते हैं जेएनके जो स्टेट हुआ करता था, अब वो क्या है, वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इसी वजह से तब्दीली देखी जाएगी यहां पर नंबर ऑफ एमपी एमएलए के अंदर, एंड दैट्स वाई जो नंबर ऑफ वोट्स है और वोट की जो वैल्यू है उसके अंदर भी हमें एक चेंज देखने को मिलेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। यहां पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूटीज एलिजिबिलिटी टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कि पार्टिसिपेशन अपना देता है? क्या दिल्ली पार्टिसिपेट करता है, जेएनके, पुदुचेरी? 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा। कैन वी से दिल्ली, पुदुचेरी, जेएनके पार्टिसिपेट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? देखिए, जब 2019 में हमने इसे यूटी बनाया था, ठीक है, तो स्टेट को ट्रांसफॉर्म किया था यूनियन टेरिटरी के अंदर, तब भी ये चीज कही गई थी पार्टिसिपेशन रहने वाला। और वैसे भी जब हम बात करते हैं जहां पर भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है, दिल्ली के अंदर करती है, बिल्कुल करते हैं, मिस्टर केजरीवाल साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर। पुदुचेरी के अंदर भी आपकी असेंबली एग्जिस्ट करती है, जेएनके के अंदर भी आपकी असेंबली एग्जिस्ट करती है। हालांकि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स वाई यहां तीनों जगह पे आपको असेंबली एग्जिस्ट होती हुई दिखाई देगी, और तीनों का ही पार्टिसिपेशन आपका रहने वाला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। तो वंस अगेन आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें होता क्या है, बोथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी हमने पीछे देखा लोकसभा राज्यसभा के, वो यहां पर पार्टिसिपेशन देते हैं। इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी पार्टिसिपेशन देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या लिखा है यहां पर, नॉमिनेटेड मेंबर्स दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। नॉमिनेटेड मेंबर्स की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले आप में से कुछ लोगों ने जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो बुक है वो मुझसे पूछी थी, उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको ये चीजें भी बताई है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, जब भी हम बुक परचेस करते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। जो करंट एरियाज हैं, पर्टिकुलरली कोविड की बात कर लीजिए, वहां पर कवरेज आपको करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सो प्लीज आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो है आपका न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं उसको आपको अच्छे से कवर करके चलना है, बिकॉज क्वेश्चंस आने के चांसेस वहीं से ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो आपके करंट एरियाज होते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फॉर अ बुक ऑल्सो, तो इंटरनल सिक्योरिटी बाय मैग्रा हिल, पवनीत सिंह, दिस बुक इज ऑल्सो गुड। यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे इश्यूज मिलेंगे जिसको आप एग्जाम के लिए पढ़ के जा सकते हैं। पूरी बुक को कवर नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आप यहां से कवर कर सकते हैं, जैसे कि जो करंट अफेयर्स के एरियाज होते हैं। कोविड-19 जो अभी रीसेंट टॉपिक है, यहां पर भी प्रीलिम्स मेंस के अंदर, खासतौर पे मेंस के अंदर टॉपिक आपका बनकर आ सकता है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। कोविड-19 के अलावा जैसे एडवांस टॉपिक्स की बात करें तो एफ्सपा को इसमें कवर किया। अब वैसे एफ्सपा मुद्दा तो 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, बट अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर न्यूज में थे और उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में से जो एफ्सपा है उसको पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। तो ये जो इश्यू था दोबारा से न्यूज में था, तभी आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर कम्युनलिज्म के काफी सारे मुद्दे उठते हैं। दिल्ली के अंदर आपने राइट्स देखे, बहुत बार इस तरीके की चीजें देखी जाती है कि एक्स रिलीजन उनका एक प्रोसेशन जा रहा होता है और दूसरे रिलीजन के लोग अटैक करते हैं और वाइस वर्सा। वो सब चीजें आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो नए एरियाज आने लगे हैं उसके अंदर हमारा साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी को भी यहां पर आप इस बुक में से कवर करके जा सकते हैं, जिसमें आपका ब्लॉकचेन हुआ, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, और ये आपके करंट एरियाज ही हैं। देन अभी जब फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम पर, ज्यादा पुरानी ये आपकी इशू नहीं है, 1 साल पुराना आपका इशू है, और प्रोटेस्ट जो कंक्लूड हुआ वो तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ। वहां पर भी अर्बन नक्सल्स करके जो आपकी टर्म आई थी वो आपको सुनने को मिली थी। अब इसी तरीके की चीजें आपके मेंस एग्जाम में आ जाती हैं और फिर हमें लगता है कि अब इसमें आंसर क्या करें। ठीक है, तो ये जो आपके एडवांस इश्यूज हैं उनको आप कवर कर सकते हैं बुक में से, जिनको यहां पर अच्छे से कवरेज दी गई है। तो पूरी बुक को आपको कवर नहीं करना है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो कुछ कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, उनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा आपके एग्जाम के लिए। एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज गोइंग टू हेल्प यू, बट एट द सेम टाइम याद रखिए मैंने आपको क्या बताया, न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर में जो मुद्दे आते हैं, जो इश्यूज आते हैं, उसको तो आपको कवर करना ही करना है। एंड आप साथ में जो बुक है इसको एक सप्लीमेंट के तौर पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी स्टडी को यूज कर सकते हैं।
चलिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वेयर डज मलयाली ट्राइब कम्युनिटी रिसाइड एज द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब? ये जो आपकी मलयाली ट्राइबल कम्युनिटी है, ये कहां पर रिसाइड करती है? रिसेंटली न्यूज में थी। इज इट इन तमिलनाडु, असम, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश? देखिए 10 सेकेंड्स में आपके शुरू कर देता हूं। वैसे मैं आपको बताऊं, दे आर द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब इन द पर्टिकुलर स्टेट एंड इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है आपके परिया मलयालीस, जो कि शेवरोई के पास रहते हैं। नाडू मलयालीस लिख देता हूं मैं यहां पर आपको, ताकि एग्जाम के लिए आपके नोट्स भी बन जाए, आप चाहें तो नोट डाउन कर भी सकते हैं। परिया मलयालीस आपके रहेंगे। नाडू मलयालीस इसके अंदर रहने वाले हैं, जो कि आपके पच्चई मलईस एरिया से आते हैं। और फिर आपके आता है चिन्ना मलईस, ठीक है। और ये कहां से आते हैं? ये कोल्लई मलईस एरिया से आते हैं। कहां पर मिलेंगे? तमिलनाडु के अंदर। ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है कहां की? तमिलनाडु की। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट हम ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर ही देखेंगे, जो कि मलयाली को लेकर ही है। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी हैं और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। दे आर द हिल फार्मर्स, ये फार्मिंग करते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं हिल फार्मिंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। मे बी दे रिसाइड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु। कहां पर रहते हैं? तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट के अंदर रहते हैं। 10 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपको दिए, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या होगा आंसर? चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के नॉर्दर्न एरिया में आपको जो मलयालीज हैं वो मिलेंगे। और यहां पर बात करी जाए, यस हिल फार्मिंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ये आपको कहां मिलेंगे? ईस्टर्न घाट, ठीक है। कहां मिलेंगे? ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में नहीं, ईस्टर्न घाट में आपको मिलेंगे। सो मलयाली इज ए ट्राइबल कम्युनिटी जो कि ईस्टर्न घाट ऑफ नॉर्दर्न तमिलनाडु में आपको मिलेंगे। द नेम जो है इनका कहां से आता है? मलाई आलम से। मलाई प्लस आलम, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? मलाई मीन्स और आलम मीन्स, इट मीन्स हिल प्लेस। तभी यहां पर हिल फार्मिंग करते हुए आपको जो लोग हैं वो दिखाई देंगे, हिल प्लेस। इट डिनोट्स कि ये लोग हिल एरिया के अंदर रहते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ग्रीन मैन्योर को लेकर है। पूछा गया ग्रीन मैन्योर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ग्रीन मैन्योर्स जो हैं वो क्रॉप्स हैं, दे आर ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ग्रीन मैन्योर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्या? और ये क्रॉप्स होती हैं क्या? मे बी ग्रीन मैन्योर की जो वेराइटी है ये इनकॉर्पोरेट करी जाती है सॉइल के अंदर जब क्रॉप 40 to 56 डेज ओल्ड हो जाती है। सोचिए, क्या 42 से 56 दिनों के बाद इसे या इसी के बीच में इसे इन्वॉल्व किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है? सोचिए। देखिए रिसेंटली हुआ क्या, स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसने प्रमोट करना शुरू किया कि हमें ग्रीन मैन्योर को कल्टीवेट करना चाहिए। और पंजाब के अंदर तो ये बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। पंजाब के अंदर ये काफी ज्यादा किया जा रहा है ताकि वहां पर फर्टिलिटी जो सोइल की है वो भी बनाए रखी जा सके। एंड यस 40 to 56 डेज के अंदर इसे इंकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी और सोइल का स्ट्रक्चर दोनों ही बेहतर तरीके से बने रहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो लोग 2023 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 200 डेज का क्रैश कोर्स है। इसके अंदर आपको डेली जो आपके वीडियोस होते हैं वो मिलेंगे। इसके अंदर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिलेगी और इस एमसीक्यू को लेकर नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डे 1 पे जाना है, उसे ओपन करना है, जो डे 1 के सारे असाइनमेंट्स है उसे कंप्लीट करने हैं, फिर उसे रिवाइज करना है। उसी तरीके से डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 200 डेज में आपका जो क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। exam.network.com पर जाकर आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। जो यूपीएससी 2023 है ये 500 डेज का कोर्स है, आप इसके अंदर भी एनरोल करा सकते हैं। जो 200 डेज है वो तो आपको इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा 300 डेज इसके अंदर मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी जो मेंस की तैयारी है वो भी यहाँ पर उसको लेकर भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ग्रीन मैन्योर को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सा कथन सही है। पंजाब इज प्रमोटिंग ग्रीन मैन्योर। क्या पंजाब इसको प्रमोट कर रहा है? हो सकता है। पंजाब पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजप्शन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब के अंदर अगर हम देखें पर हेक्टेयर में जो फर्टिलाइजर को कंज्यूम किया जाता है वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। क्या पंजाब इसको प्रमोट कर रहा है? क्या लगता है? देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं जब आप वीडियो देख भी रहे हैं ना, वहां पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आपकी अटेंशन ना हो। क्योंकि जस्ट अभी 5th क्वेश्चन में ही तो मैंने बताया कि यस पंजाब के अंदर इसे प्रमोट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है। क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग भी वीडियो देखा करते थे या फिर राज्यसभा के ऊपर जो आपके
डिबेट्स आया करती थी, उसमें से नोट्स बनाया करते थे। कई बार देखते देखते माइंड जो है वॉन्डर कर जाता है, तो आपको वही चीज नहीं होने देनी। इफ यू आर वॉचिंग अ वीडियो, 100% अटेंशन आपकी वीडियो में होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप 20 मिनट्स अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये 20 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो यूथ के हैं 20 मिनट्स, ये आपको कोई वापस नहीं ला के दे सकता है। तो यहां पर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, तो फिर 20 मिनट आप यही होने चाहिए इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, और आपका दिमाग कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं फिगर आउट कर पाए, इट मींस या तो आपने 5वां क्वेश्चन देखा नहीं है, या फिर देख तो आप रहे थे, फिजिकली तो आप 5वें क्वेश्चन पे थे, लेकिन मेंटली आप कहीं और थे, और वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि आप टाइम बहुत ज्यादा लगा देंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, वो नंबर ऑफ आवर्स के अंदर क्वालिटी कितनी है, आपका अटेंशन कितना है, फोकस कितना है, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे यस, पंजाब जो है इसको प्रमोट कर रही है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, जस्ट फॉर अ रियलिटी चेक। तो जिन लोगों के यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत करी, जिन लोगों ने, उनको यहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है। जस्ट आपको एक चीज पता चल गई अपने बारे में कि अभी तक जब भी आप वीडियो देखते थे तो फोकस थोड़ा सा कम होता था, अब उस फोकस को बना के रखिएगा। ठीक है, जब भी इस तरीके से अपनी कोई इनएडिक्वेसी पता चले ना, उस चीज को लेकर आप निराश मत होइएगा। ये चीज सोचिए कि उस चीज के बारे में अगर यहां से नहीं पता चलता, 1 साल बाद पता चलता, तो 1 साल वेस्ट हो जाता। अच्छा, वो आपको ये चीज आज ही पता चल गई, आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यस, फर्टिलाइजर कंजम्पशन यहां पर काफी ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि सर्च इंजन को लेकर पूछ रहा है। बताइए सर्च इंजन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। जो सर्च इंजन होते हैं, ये आपकी लोकेशन को अकाउंट फॉर नहीं करते, मतलब आपकी लोकेशन को लेकर ये डेटा इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सेम सर्च इंजन, मान लीजिए गूगल के ऊपर अगर मैंने यूपीएससी लिखा और गूगल के ऊपर आपने यूपीएससी लिखा, तो रिजल्ट ये कह रहा है कि दोनों यूजर्स को अलग अलग मिल सकते हैं। हो सकता है ये भी। 10 सेकेंड्स सोचिए। देखिए, जितने भी ये सर्च इंजन होते हैं कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं एल्गोरिदम से। और एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, आपकी पास्ट सर्चेस, आपका ऑनलाइन बिहेवियर और आपकी लोकेशन भी मैटर करती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठकर यूपीएससी सर्च कर रहा है और कोई व्यक्ति इंडिया में बैठकर कर रहा है, डेफिनेटली रिजल्ट अलग लगाएंगे, और वैसे भी रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो यस, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट योर लोकेशन। नहीं भाई, लोकेशन तो सबसे पहले इसके द्वारा ली जाती है आपके। आपने देखा होगा जब भी गूगल होता है उसके नीचे अगर आप कुछ भी टाइप करें, यूपीएससी टाइप करें, बिल्कुल लास्ट पे आ जाएगा, फुटर वाले एरिया के अंदर, वहां पर आपको आपकी लोकेशन भी दिख जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई सिटी इसने ऑटोमेटिकली पिक कर रखी होगी। सेम सर्च इंजन डिफरेंट रिजल्ट देते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए ये सारे सर्च इंजन तो हमें पता ही है। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो कि आपके डेटा को इकट्ठा नहीं करता है? यूजुअली आपने देखा होगा काफी सारे सर्च इंजन है, वो आपके बिहेवियर को देखते हैं और आपका डेटा इकट्ठा करते हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ऐड दिखाई जाए, वो वही ऐड हो जिस चीज को आप Amazon के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च कर रहे थे। ये सभी के साथ होता है, आपने भी देखा होगा। जिन कपड़ों को आप सर्च कर रहे थे फ्लिपकार्ट के ऊपर, मिंत्रा के ऊपर या Amazon के ऊपर, या फिर जो जूतों को आप सर्च कर रहे थे, ठीक है, या फिर कोई यूपीएससी की बुक को आप सर्च कर रहे थे, वही चीज आपको एडवर्टीजमेंट के तौर पर बार बार दिखने लगती है। लेकिन देयर इज अ ब्राउजर जो आपकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करता है। तो आप अगर मान लीजिए Amazon के ऊपर कोई बुक देख कर भी आए, तो हो सकता है आपको यूपीएससी की बुक्स दिखाई जाए, लेकिन वो स्पेसिफिक बुक्स जरूरी नहीं है आपको दिखाई जाए। उसका अगर आपको नाम पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। साइकी स्पेसक्राफ्ट के बारे में पूछा है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेसएक्स के द्वारा, इसरो के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। साइकी स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च्ड बाय, कौन लॉन्च करेगा इसको? कौन सी एजेंसी करने वाली है? 1 अगस्त 2022, मतलब अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, अगस्त की पहली तारीख को इसे लॉन्च किया जाएगा। कौन इसको लॉन्च करने वाला है, क्या लगता है? चलिए देखिए, ना ही ईएसए है, ना ही स्पेसएक्स है, ना ही इसरो है, इसे नासा लॉन्च करेगा। नासा का मिशन है ताकि मेटल रिच एस्ट्रॉइड, साइकी नाम का एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है, उसको यहां पर स्टडी किया जाएगा। साइकी मिशन विल एक्सप्लोर द मेटल रिच एस्ट्रॉइड ऑफ द सेम नेम। तो स्पेसक्राफ्ट का नाम भी वही है और एस्ट्रॉइड का नाम भी वही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि साइकी एस्ट्रॉइड को लेकर ही है, जिसको स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। स्पेसक्राफ्ट विल ट्रैवल टू एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मर्करी एंड जुपिटर। तो इसमें क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट को जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बीच में भेजा जाएगा। साइकी एस्ट्रॉइड इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ निकल आयरन मेटल। ये जो साइकी एस्ट्रॉइड है इसमें निकल और आयरन मेटल काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स believe that the reason behind Psyche's unusually high metal content is that it formed early in our solar system history.
एस्ट्रोनॉमर्स का मानना यह है कि ये जो साइकी आपका एस्ट्रॉयड है, इसमें ज्यादा मात्रा में मेटल इसी वजह से मिलती है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के अंदर काफी पहले बना था। 10 सेकेंड्स सोचिए, 3 स्टेटमेंट्स है वन बाय वन। देखिए ये जो स्पेसक्राफ्ट है इट विल ट्रैवल टू एस्ट्रॉयड बेल्ट, दैट इज फॉर श्योर। और जानते हैं आप एस्ट्रॉयड बेल्ट एम और जे के बीच में, जिसको मैं कहता हूं कि माइकल जैक्सन करके भी याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसके बीच में रहती है। लेकिन एम क्या है यहां पर? मार्स, ना कि मर्क्यूरी। तो मार्स और जुपिटर के बीच की जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वहां पर ये ट्रैवल करेगा। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते, सिर्फ एक छोटी सी चीज की मर्क्यूरी की जगह मार्स होगा, तो यहां पर आप बी सी डी तीनों को ही एलिमिनेट कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका आंसर ए आ जाता। ठीक है, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन जो ई सेंसस को लेकर है, पूछा गया। ई सेंसस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ई सेंसस जो है इट विल बी मोर साइंटिफिक, एक्यूरेट एंड मल्टी डायमेंशनल। ई सेंसस जो है ये ज्यादा साइंटिफिक होगा, एक्यूरेट होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। क्या मे बी इसको लेकर कोई नया सॉफ्टवेयर भी प्रिपेयर किया जा रहा है, मे बी द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग न्यू सॉफ्टवेयर, हो सकता है। इट विल बी लिंक्ड विद बर्थ एंड द डेथ रजिस्ट्रेशन टू द सेंसस। तो यहां पर जो डेथ रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर है, उसके साथ भी इसे लिंक किया जाने वाला है। सोचिए 10 सेकेंड्स, क्या आंसर होगा? विल वी बी लिंकिंग इट विद बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स? मे बी। देखिए सेंसस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी बर्थ एंड द डेथ इन द कंट्री। तो यहां पर ई सेंसस करके एक ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, एक नया सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो डेटा होगा ज्यादा साइंटिफिक होगा, एक्यूरेट होगा, ऑटो अपडेटेड होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। जहां पर भी बर्थ और डेथ होती है ऑटोमेटिकली डेटा इसके अंदर अपडेट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बर्थ और डेथ के रजिस्टर से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुपी एक्सचेंज रेट। रुपी एक्सचेंज रेट को लेकर पूछा जा रहा है कि बताएं आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वंस अगेन जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कहा है उसी तरीके से सोल्व करिएगा। मींस आपको जो टॉपिक है उसको करना है अंडरलाइन, और पूछा गया जो चीज होती है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको सर्कल में डालना है। तो यहाँ पे रुपी एक्सचेंज रेट को लेकर काफी ज्यादा अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है और काफी ज्यादा न्यूज इसको लेकर आ रहे हैं, उसके रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हाउ मेनी रुपी कैन बाय अ डॉलर, ये आपका रुपी एक्सचेंज रेट जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर आता है। मे बी इंडियन एक्सपोर्टर्स विल बी हार्म्ड। जब यहाँ पे रुपी एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं और जिस तरीके से अभी रुपी एक्सचेंज रेट चल रही है, क्योंकि हमें देखा कि यहाँ पर रुपी जो है डॉलर के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि गिर रहा है, तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा क्या? मे बी फॉलिंग द एक्सचेंज रेट मीन्स बाइंग अमेरिकन प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टलियर। तो अभी हमें जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे क्या हमारे लिए? मे बी। देखिए करंट सिनेरियो जो अभी चल रहा है उसको लेकर विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर करना है। तो सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए जब रुपी एक्सचेंज रेट फॉल करता है, जब ये रुपी एक्सचेंज रेट गिरता है, मैं आपको एक बार यहां पर जो डेटा है डेटा के थ्रू दिखाता हूं किस तरीके से एक्सचेंज रेट काम कर रहा है। तो 77.82 अगर हम रिसेंटली डेटा देखें, मतलब करंट आज का डेटा देखें, तो एक यूएस डॉलर जो है वो 77.82 रुपीज से खरीदा जा सकता है। मतलब एक डॉलर की वैल्यू कितनी? 77 रुपए 82 पैसे। ये अभी प्रेजेंट आपको मैंने बताया, ये बिल्कुल लेटेस्ट आपका डेटा है आज का। बिल्कुल अगर आप देखेंगे पूरे साल में ये वेरी करता रहा। पिछले एक साल का डेटा यहां पर ग्राफ के ऊपर दिया गया है। तो ये देयर वाज अ टाइम जब ये 73 के आसपास भी था, 74, 5, 6 भी ये गया, 77 भी गया और 78 भी इसने टच किया। ठीक है, तो अभी ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि रुपी एक्सचेंज रेट को लेकर बताएं कि हाउ मेनी रुपी कैन बाय अ डॉलर, कितने रुपए एक डॉलर को खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने पीछे देखा। अगर एक्सचेंज रेट गिरता है, मतलब अगर हम कहें कि एक डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपए, या फिर ये गिर कर हो गया एक डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपए, फॉलिंग द एक्सचेंज रेट मींस बाइंग अमेरिकन प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टलियर। तो अगर पहले आपको कोई एक चीज खरीदनी थी अमेरिका से, वो 70 रुपए की आपको मिलती क्योंकि वो एक डॉलर रुपए की थी, लेकिन आज वही चीज प्राइस उसका सेम है, एक डॉलर ही है, लेकिन आज उसके लिए आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बाय एन आईफोन, मान लीजिए आप एक आईफोन खरीदना चाहते हैं, अमेरिका से खरीदना चाहते हैं, और अगर हम कहें कि इसकी जो वैल्यू है कितनी है, यहां पर $500 मान लीजिए, इवन दो इससे ज्यादा रहेगी आपकी, आप यहां पर इसे $1000 मान लीजिए। ठीक है, सो $1000 के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता? पहले 70,000 रुपए देना पड़ता,
लेकिन अभी अगर 80 रुपए वैल्यू हो जाती है $1 की, तो अभी कितना देना पड़ेगा? 80,000 देना पड़ेगा। तो आपने जो प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, कोई मोबाइल फोन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अगर वो $1,000 का है तो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल। तो अगर एक्सचेंज रेट गिरता है तो क्या होता है? आपकी जो बाइंग है वो महंगी हो जाती है, आपको चीजें महंगी मिलती हैं। लेकिन इसके ही उलट एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिकन के लिए सस्ता हो जाता है, क्योंकि देखिए इंपोर्टर को नुकसान हुआ क्योंकि चीजें महंगी हो गई, उसी तरीके से एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ क्योंकि अब हमारी चीजें जो है सस्ती हो गई। इसी वजह से वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी चीजें डिमांड करेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर होगा क्या? इंडियन एक्सपोर्टर्स विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि जो हमारी गुड्स हैं वो चीपर हो जाएंगी। जहां पहले उनको एक 80 रुपए की चीज के लिए आप कह सकते हैं, या 70 रुपए की चीज के लिए $1 देना पड़ता था, आज उसी $1 से वो 80 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं उसी $1 को अगर वो यूज करते हैं तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा क्योंकि उनकी चीजों की डिमांड फॉरेन मार्केट में काफी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा यहां पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है, जो आपका इकोनॉमिक्स का है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका यहां पर है। सेकंड क्वेश्चन बात करता है हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन इन द फ्री मार्केट। जो फ्री मार्केट होती है उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट होती है वो कैसे डिसाइड करी जाती है? क्या वो डिमांड से डिसाइड करी जाती है, क्या वो मार्केट मैनिपुलेशन से डिसाइड करी जाती है, या फिर वो सप्लाई से डिटरमिन करी जाती है? सोचिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 सेकेंड्स में आपको देता हूं। सो क्या वो डिमांड से, मार्केट मैनिपुलेशन से, सप्लाई से? देखिए अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। किस करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे ही यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, जो वैल्यू है करेंसी की, वो डिसाइड करी जाती है। इमेजिन करिए कि अगर मार्केट के अंदर रुपी की डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? रुपी का एप्रिसिएशन यहां पर होना शुरू हो जाएगा। होता क्या है मार्केट के अंदर? डॉलर हर किसी को चाहिए, तभी यहां पर उनकी खुद की वैल्यू की, जो करेंसी की वैल्यू होती है, वो डॉलर के कंपैरिजन में गिरना शुरू हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी फ्री मार्केट के अंदर चीजें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिसाइडेड होती है, इस पर डिपेंडेंट होती है। मार्केट मैनिपुलेशन करी तो जाती है, चाइना करता है इसको, और अपनी करेंसी को वो कोशिश करता है डॉलर के कंपैरिजन में डिग्रेड करके रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ये जो मार्केट मैनिपुलेशन है ये फ्री मार्केट का फीचर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं आपको देता हूं ताकि ये चीज आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए रुपी है और डॉलर है। अभी हम जानते हैं कि 77 और 78 रुपीज जो है उससे आप $1 परचेज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जब ये सब चीजें शुरू हुई, ₹1 $1 का था फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 रुपी इज इक्वल टू $1। लेकिन हुआ क्या? ये मान लीजिए स्थिति है 2010 में, सिर्फ ये प्रेजेंटिव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 2010 के अंदर ये था। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे जैसे साल बीतते गए, 2015 तक लोगों ने डॉलर को बहुत ज्यादा डिमांड किया मार्केट के अंदर। इवन इंडिया के अंदर डॉलर की डिमांड बढ़ी कि हमें बाहर से चीजें परचेज करनी थी, हमें जो इक्विपमेंट्स है वो परचेज करने थे, रॉ मटेरियल परचेज करना था, बहुत सारी चीजें हमें परचेज करनी थी। इसी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती गई, लेकिन रुपये की डिमांड किसी ने ज्यादा करी नहीं। तो क्या होगा? क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो उसका वैल्यू भी यहां पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2022 आते आते डॉलर की डिमांड रुपये के कंपेरिजन में काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्या होगा? रुपये फॉल करना शुरू कर देगा और डॉलर एप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। और वैसे भी देखिए, चाहे इकोनॉमी हो या लाइफ हो या आपका यूपीएससी एग्जाम हो, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वैल्यू उसी की ज्यादा होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो आपसे एक्सचेंज रेट को लेकर कुछ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहा है। एक्सचेंज रेट इन इंडिया की बात करें, यहां पर मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं, इसको लेकर पूछे, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इन इंडिया आरबीआई इंटरवीन करता है टू डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। आरबीआई इंटरवीन कर सकता है एक्सचेंज रेट को लेकर। मे बी इन इंडिया एक्सचेंज रेट इज नॉट फुल्ली डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। पूरी तरीके से मार्केट के द्वारा इसे डिटरमिन नहीं किया जाता। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, और फिर मैं आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो दूंगा और वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एवरी डे यू विल बी गेटिंग समथिंग इन द होमवर्क। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम के अंदर भी ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, जैसे यहां पर किया जा रहा है। आरबीआई इंटरवीन करता है, अगर देखिए आरबीआई इंटरवीन कर रहा है एक्सचेंज रेट के अंदर, तो डेफिनेटली हम ये मान सकते हैं कि पूरी तरीके से तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल नहीं है, कोई तीसरा खेल भी यहां पर चल रहा है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट अगर पूरी तरीके से मार्केट के द्वारा डिटरमिन नहीं करी जाती, तो आखिर क्या किया जाता है जिससे कि एक्सचेंज रेट डिटरमिन होती है।
डिमांड एंड सप्लाई के अलावा सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पुलित्जर प्राइज को लेकर है। आजकल यूपीएससी पीसीएस के तरीके से प्राइजेस अवार्ड्स के ऊपर भी, स्पोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने लग गए। तो पुलित्जर प्राइज को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पुलित्जर जो है इसे अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है एंड इट इज द मोस्ट कॉवेटेड अवार्ड। तो मस्ट आप कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट अवार्ड जो है इसे माना जाता है जर्नलिस्ट के लिए। हो सकता है 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा। रिसेंटली दानिश सिद्दीकी, ये 4 इंडियंस ऑनर्ड लोगों में से एक है जिन्हें कि पुलित्जर प्राइज मिला है। तो स्लेन जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जो है उनको ये पुलित्जर प्राइज 2022 के लिए दिया गया है फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर। देखिए वैसे काफी सारी कैटेगरीज होती हैं लेकिन जर्नलिज्म की जो फोटोग्राफी है वो भी इसके अंदर एक कैटेगरी रखी गई है। तो यस, इट इज द मोस्ट कोवेटेड अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट और अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से देती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पुलित्जर प्राइज को लेकर ही है। पूछा गया पुलित्जर प्राइज को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब शुरू किया गया था पुलित्जर विल के हिसाब से जो कि 1904 में लिखी गई थी। मे बी द अवार्ड्स आर गिवन इन लेटर एंड ड्रामा कैटेगरी। लेटर्स और ड्रामा कैटेगरी के अंदर भी अवार्ड्स को दिया जाता है। हो सकता है अवार्ड जो है वो एजुकेशन कैटेगरी के अंदर भी दिया जाता है। 10 सेकेंड्स सोचिए। अवार्ड को देने की मल्टीपल कैटेगरी भी हो सकती है, कुछ कैटेगरी भी हो सकती है। तो वैसे मैं आपको बताऊं, पीछे हमने देखा जर्नलिज्म के अंदर तो ये दिया ही जाता है। जर्नलिज्म के अलावा लेटर ड्रामा कैटेगरी के अंदर भी ये दिया जाता है, ये आपका एजुकेशन के अंदर भी दिया जाता है और ट्रैवलिंग के अंदर भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप बेसिकली इसमें दी जाती है। तो ये पुलित्जर प्राइज जो है पुलित्जर विल के हिसाब से 1904 के अंदर लेकर आया गया था। लेटर ड्रामा हो गया, एजुकेशन हो गया, उस कैटेगरी के अंदर, जर्नलिज्म की कैटेगरी के अंदर भी इसे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ करेक्ट आंसर वंस अगेन ऑल ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं यहां पर भारत के अंदर भी जो गदर पार्टी थी हमने जो भारत के लिए बनाई थी अमेरिका के अंदर, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में काम करती थी अमेरिका में। इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको एक पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए दिया गया था। याद करिए गदर पार्टी का नाम गदर भी इनके जो एक बुकलेट आती थी, जो न्यूज़पेपर आता था, उसके नाम पर रखा गया था। ठीक है, सो गोविंद बिहारी लाल वाज द फर्स्ट इंडियन यू कैन से जिनको जर्नलिज्म के लिए 1937 के अंदर ये अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप exam.network.com, देखिए exam.network.com के ऊपर आपके काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप वहां पर नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। आप अगर चाहें तो वहां पर पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसे एमसीक्यू के थ्रू कराया है। इसी तरीके से स्पेक्ट्रम जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसे यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू कराया है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज एमसीक्यूज के वहाँ पर अवेलेबल है जिससे आप पूरे एरिया को, पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एक 200 डेज का कोर्स अवेलेबल है जिसमें 200 दिन के अंदर ये सारी सीरीज आपकी जो एमसीक्यूज के वो कवर करा दी जाती हैं। तो हर दिन आपको वीडियोज मिलते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। वीडियोज कौन से होते हैं? वीडियोज आपके एमसीक्यूज वाले ही होते हैं। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करते करते आप यहाँ पर अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं 200 डेज के अंदर। तो इसे भी आप exam.network.com पे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो हमने क्रिएट किया था और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इससे हेल्प मिली है। तो इसको भी exam.network.com पे नेट 50 कूपन कोड के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बात कर रहा है सेडिशन लॉ को लेकर। पूछा गया सेडिशन लॉ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं होती। इट्स अ पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 5 years, 5 साल की सजा इसके अंदर दी जा सकती है। एंड इसके अंदर जिस व्यक्ति को चार्ज किया जाता है उसे गवर्नमेंट जॉब से भी बार कर दिया जाता है। सो द पर्सन चार्ज्ड अंडर दिस लॉ ही और शी इज बार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल। हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। बेसिकली 124A, सेक्शन 124A जो है वो सेडिशन को लेकर है। सेडिशन जो है इट इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस और इसमें पनिशमेंट भी दी जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो पहला तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया और इसके अंदर जो फाइन है, फाइन लगाने का प्रावधान रखा गया और फाइन के साथ साथ 5 साल नहीं 3 साल की यहां पर सजा का प्रावधान रखा गया है। तो इंप्रिजनमेंट करी जाती है बट अप टू 3 years, ये ध्यान रखेगा। द पर्सन चार्ज्ड अंडर दिस लॉ इज ऑल्सो बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब भी उसको नहीं दी जाती, वहां से उसे टोटली प्रोहिबिट कर दिया जाता है, उसका पासपोर्ट भी सीज कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी
जो है इनकरेक्ट हो जाती है। नाउ, और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की शुरू करी थी 2008-9 में, मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, तब से सेडिशन को लेकर बातें और जो आर्टिकल्स हैं वो आते रहते हैं, और वहां पर घुमा फिरा के यही बात करी जाती है कि भाई ये एक आर्काइक लॉ है, इसे हटा देना चाहिए। नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट, या आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या सेडिशन लॉ को रखना चाहिए, क्या इसकी आज रेलेवेंस है या नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, तब से इसको लेकर टॉक्स हो रही है, चाहे गवर्नमेंट ए रूल कर रही हो, गवर्नमेंट बी रूल कर रही हो, इसको लेकर तब भी बात करी जाती थी कि ये जो सेडिशन लॉ है ये अंग्रेजों के टाइम का लॉ है, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, इसे हटा देना चाहिए। और आज भी अगर आप देखेंगे यही बातें हो रही है, और यहां पर ये भी एग्जाम्पल दिया गया। इस तरीके के जो इन्फोग्राफिक होते हैं उसको सेव करके जरूर रखिएगा। यहां पर भी ये बात करी गई है कि ये उस तरीके से है कि जैसे आप एक कारपेंटर के हाथ में जो सौ होता है जिससे कि वो लकड़ी को काटता है, वो दे दें, जिससे एक पेड़ काटने की बजाय वो पूरे जंगल को काट दे। तो ऐसे भी एग्जाम्पल यहां पर दिए गए। जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, वो ये कहता है इसके अंदर जब भी व्यक्ति अपने वर्ड से कुछ ऐसे शब्द बोलता है, या कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है, या हेट्रेड की भावना पैदा करने की कोशिश करता है, कॉन्टेम्प्ट करता है, या दूसरों को एक्साइट करता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसके लिए डिसअफेक्शन लोगों का बढ़ता है। ठीक है, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जो कि लॉ के द्वारा, हम लोगों के द्वारा चुनकर एस्टैब्लिश करी गई है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर आप गवर्नमेंट को परेशान करते हो, अनस्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हो कंट्री के अंदर, तो यहां पर आपको सेडिशन के अंदर चार्ज किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने तो काफी सारे जो नेशनलिस्ट हुआ करते थे हमारे देश के, उनको इसके अंदर चार्ज किया था। लेकिन आजकल देश के अंदर आप देखते हैं कि जब भी आपको कोई सरकार, कुछ लोगों को कभी कोई सरकार पसंद नहीं आती है, तो उस केस के अंदर ये सेडिशन लॉ जो है कई बार एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। खैर, देखते आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि बहुत बार इसका इस्तेमाल सही तरीके से सही लोगों के अगेंस्ट में भी किया जाता है, जो कि सच में ही देश के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो वहां पर देखने की जरूरत है कि कैसे मिसयूज को कम किया जाए। खैर, यहां से आगे बढ़ते हैं। कौन ऐसे पहले भारतीय थे जिनको सेडिशन लॉ के अंदर चार्ज किया गया था? सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी चार्ज्ड अंडर सेडिशन अंडर दिस लॉ? जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आंसर करें। महात्मा गांधी, नेहरू, लोकमान्य तिलक, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो एक टाइम पर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी तो दोनों को तो चार्ज इसके अंदर किया ही जा चुका है, ठीक है। लेकिन जो पहले भारतीय थे उनको 1891 में, जब गांधी जी भारत थे ही नहीं, वो तो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के अंदर अपने केसेस लड़ रहे थे, जोकेश चंद्र बोस, जेसी बोस, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसको कि सेडिशन के अंदर चार्ज किया गया था। वैसे आगे जाकर महात्मा गांधी की राइटिंग्स और उनकी लीडरशिप को लेकर, लोकमान्य तिलक की लीडरशिप को लेकर भी उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वैसे क्या होगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज जोगेश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को लेकर है, पूछा गया बताएं करेक्ट स्टेटमेंट इसको लेकर कौन सी है। ये की पार्ट है ऑफ द मोबाइल नेटवर्क सिस्टम। ये मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें एंटीना होता है जो कि सिर्फ सिग्नल्स दे सकता है स्मार्टफोन्स को, ठीक है। द सिग्नल्स आर डिजिटाइज, सिग्नल्स को फिर डिजिटाइज भी कर दिया जाता है। तो सिग्नल्स को डिजिटाइज किया जाता है, सिर्फ एंटीना के साथ ये सिग्नल्स को स्मार्टफोन तक भेजता है, और ये मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। 3 स्टेटमेंट 1 बाय 1, सोचिए क्या होगा। तो क्या इसमें एंटीना होता है कि नहीं होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पर आंसर अगर दूं, ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स आपके पूरे हो गए। सो यस, इट कंप्राइजेस एंटीना, लेकिन इसका काम सिर्फ ओनली यहां पे दिया 80-20 रूल लगेगा, जो मैंने आपको बताया, ट्रांसमिट करने के लिए ही नहीं, यहां पर सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन हाँ, सिग्नल को डिजिटाइज किया जाता है, मोबाइल नेटवर्क का इंपॉर्टेंट एरिया भी है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से काम करता है, सिग्नल को भेजता भी है, सिग्नल को रिसीव भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमलीपाल को लेकर है, सिमलीपाल को लेकर पूछा गया बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये उड़ीसा में लोकेट करता है क्या? मे बी। यूनेस्को ने ऐड किया है दिस नेटवर्क पार्क टू इट्स लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने इसे ऐड किया हुआ है क्या? हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिक्लेयर किया था बायोस्फीयर रिजर्व 1994 के अंदर। सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है? क्या 1994 में डिक्लेयर किया था? यूनेस्को ने इसे अपनी लिस्ट में ऐड किया कि नहीं किया? क्या ये उड़ीसा में लोकेट करता है? सो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर फायर के इंसिडेंट्स, जो फॉरेस्ट फायर होती है ना, उसके इंसिडेंसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं फॉरेस्ट फायर के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोकेशंस है उनका पता लगाने के लिए। तो यस, उड़ीसा में लोकेट करता है, यूनेस्को ने भी इसे ऐड किया है, और इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1994 में दिया गया था। ये जो आपका नेशनल पार्क है, इसे टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए,
ठीक है, जाना जाता है। ये मेन इसके यहाँ पर आप कह सकते हैं की स्टोन स्पीसीज है। हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको सिमलीपाल के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। मैप के ऊपर देखिए यहाँ पर सिमलीपाल। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है टोमेटो फ्लू को लेकर। बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पे नहीं है, बेसिकली राज्य पूछा है, कौन से राज्य में इसके केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिले, कुछ दिन पहले न्यूज में थे, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, आसाम। जल्दी से बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। टोमेटो फ्लू के केसेस कहां पर देखने को मिल रहे हैं? तो ये जो आपका स्टार्ट हुआ है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम केरला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए विल बी द करेक्ट आंसर।